हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओएस पोखरियाल अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद ओएसपी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए विषय को लेकर आपके रूबरू हैं। हिंदी साहित्य में कहानी विद्या के दक्ष शिल्पी डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल के पैतृक गांव डुमलोट में आइए, उनके घर के सामने आपको ले चलते हैं। यह घर उनके दादा श्री पाराशर जी के पिता श्री ज्वालादत्त जी ने लगभग 125 साल पहले बनवाया था। इस मकान के दोनों किनारों का नवनिर्माण उनके स्वर्गीय पिता पंडित राम प्रसाद जी ने करवाया। इस पुरानी सीढ़ियों को देखिए, जिसमें बैठकर डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल ने अपने दादाजी के छोटे भाई डॉक्टर BR मकरंद के साथ 1967 से कविताओं की रचनाएं आरंभ की। तब से लेकर अब तक उनकी 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। यह वही कक्ष है जिसमें साहित्य साधना करते हुए उन्होंने 80 के दशक के अंत तक बहुचर्चित उपन्यास अधूरे लोग तथा एक और संसार की रचना की। डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल ने पर्यावरण संवर्धन में भी अपना अमूल्य योगदान किया। गांव के पास की इस जलधारा को देखिए, यह पानी का लघु नदी रूप मृत्यु की ओर बढ़ रहा था। अन्य स्थानों की तरह यह भी डाइंग स्ट्रीम होती जा रही थी, लेकिन इनके स्रोत के आसपास डॉक्टर ढोंडियाल अपने ही खेतों में बांज के जंगल को विकसित करके यह जलधारा बड़े आकार में न सही लघु रूप में लगातार जीवित रखी है। ऐसे प्रयास पर्यावरण का पोषण करते हैं, वह जनजीवन को प्रेरणा देते हैं। ये बांज के जंगल डॉक्टर ढोंडियाल के ही नाप खेतों में फैलते जा रहे हैं। सामाजिक संदर्भ में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की यह पंक्ति, ये डॉक्टर ढोंडियाल की 4 बहनें, 2 भांजियाँ, उनके बच्चे तथा अन्य रिलेटिव हैं। जब कभी वे गांव में आते हैं, कुनवे तथा कुनवे से अलावा अन्य संबंधियों को आमंत्रित करके सकारात्मक माहौल पैदा करते हैं। प्रवासी लोगों का अपनी धरती के प्रति प्रेम बढ़ाने में ऐसे प्रयास सफल समझे जाने चाहिए। 1-2 प्रश्न हमारे मन में हैं जो हम डॉक्टर अरुण प्रकाश जी से सीधे पूछेंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने डॉक्टर अरुण प्रकाश ढोंडियाल जी हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैंने उनके बारे में आपको अवगत करवाया था, उनका परिचय दिया था। अब हम कुछ उनसे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि सर, आप जो है वर्षों तक जो है बाहर शहरों में रहे, तो अब आपका गांव में आने की आपकी क्या रुचि है, कुछ बताएंगे आप? हाँ, असल में ये गांव हमारी जन्मभूमि है और इन गाँव में आने जाने से हम जैसे और लोग भी अगर लगातार इस प्रकार की प्रवृत्ति को रखेंगे कि वे गांव में आएँ, गांव के प्रति अपनी रुचि रखें, तो धीरे धीरे एक सोच बदल सकती है, एक परिवर्तन आ सकता है और मैं समझता हूं कि एक सामाजिक चेतना भी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपके कोविड के टाइम पर और जब कोरोना काल था, उस समय यहाँ शहरों से कई लोग यहाँ आए हैं अपने जन्मभूमि में और उन्होंने यहाँ पर आकर के यहाँ रह कर के कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की है, खेती में अपना काम करना शुरू किया है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस प्रकार से लोग आते रहेंगे, कुछ काम करते रहेंगे, तो यहाँ का सामाजिक परिवर्तन भी होगा और आर्थिक परिवर्तन भी होगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या गांव की कृषि भूमि रोजगार दे सकती है? मुझे लगता है कि ज़रूर दे सकती है। भले ही ये रोज़गार की जो स्थिति जो आज आ रही है, ये बहुत धीमी गति से आ रही है। लोग जब कोरोना काल में यहाँ आए तो बहुत सारे लोगों ने खेती के ट्रेंड को बदला है। खेती के ट्रेंड में बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ चंदन की खेती भी की है, कुछ लोगों ने यहाँ मिर्च की खेती की है, कुछ लोग जो हैं अब धीरे धीरे यहाँ पर ऐसी खेती कर रहे हैं कि जिससे जानवरों के द्वारा जिसको नुकसान ना हो सके। ऐसे यहाँ पर कुछ सेब के बगीचे हमने देखे हैं जो लग रहे हैं धीरे धीरे, या कीवी के बगीचे यहाँ पे लग रहे हैं। एक भाई अभी यहाँ मेरे गांव के नज़दीक में ही उन्होंने कीवी का बगीचा लगाया था, तो कहते हैं कि उनको इस साल 40,000 रुपये की कीवी उनकी बिकी है। यहाँ लहसुन
मेरे ही गांव में श्री सुरेश चंद ढोंडियाल ने लहसुन की खेती की है। उसमें उनको लगभग 12,000 रुपये का लहसुन एक ही खेत में उन्होंने पैदा किया है। इस प्रकार के और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पैदा हो सकती हैं। हाँ, ये मैं तो ज़रूर कहूँगा कि ये अभी एक धीमा प्रयास है, हल्का प्रयास है, लेकिन लोगों की रुचि बड़ी तेज़ी के साथ में इस ओर आ रही है। मैं देखता हूँ, आप मेरे गांव में देखेंगे कि लोग अब अपने बड़े बड़े खेतों में भी मिर्चें लगा रही हैं। तो मिर्चों का जो व्यापार है वो कैश क्रॉप को अगर वो लगा सकते हैं तो लोग अपने आप में अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। और दूसरे संदर्भों में यहाँ का जो पलायन है वो निश्चिततः रुक सकता है, क्योंकि शहरों में जाकर के लोग 10,000, 12,000, 15,000 की जो छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं, उन लोगों को यहीं इससे अधिक जो है उनकी अर्निंग हो सकती है। और निश्चित यहाँ के जो खेत है, यहाँ की जो कृषि भूमि है, वो लोगों को रोज़गार भी दे सकती है, आर्थिक स्थिति भी पूरे उत्तरांचल की अच्छी हो सकती है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि एक समुदाय ने किसी अपनी प्रवृत्ति के कारण यहाँ पर एक औरंगजेबीय प्रवृत्ति मुझे पनपती हुई नज़र आ रही है कि जहाँ जहाँ दूर सी ज़मीन, बंजर सी ज़मीन है, वहाँ पर कुछ लोग मज़ारे बना रहे हैं। तो ये एक चेतना का विषय है, लोगों के अंदर चेतना आनी चाहिए कि इस प्रकार का कोई जो है दुस्साहस लोग न करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा उत्तराखंड जो है वो कश्मीर बन जाए और फिर हमारी परिस्थितियाँ और अधिक खराब हो जाएँ। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी कुछ संदेश जो है वो व्यूअर्स को देना चाहेंगे आप? हाँ, हम हिमाचल की बात करते हैं कि हिमाचल किस प्रकार से पनपता है और पनपा हुआ है, किस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। यही अगर हम उनका अनुसरण करें तो हमारा उत्तराखंड भी उसी प्रकार की भौगोलिक स्थिति में आता है। तो हम लोग, हमारे सारे लोग, हमारे गांव में कृषि करने वाले लोग और बहुत सारे लोग जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर आए हैं, उन्होंने किसान प्रवृत्ति को अपना एक आधार बनाया है, वे स्वयं भी किसान हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को अपने संदर्भ में अगर सोचें, इस उत्तराखंड में बदलाव लाने की कोशिश करें, तो हम सब लोग मिल करके, जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, वे कुछ अपना बदलाव करें। और यहाँ पर निश्चित सब लोगों को चाहिए कि वे संपूर्ण अपने व्यक्तिगत रूप से भी और संपूर्ण रूप से भी उत्तराखंड का विकास करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और सफाई का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।